everybody, welcome to my legal code. I am डॉक्टर तजल्ली गौशिया। नीट का एग्जाम होने वाला है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना ही पड़ेगा, इसीलिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एक मेजर पार्ट बन चुका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सेक्शन से कुछ एक सालों में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सेक्शन आपको स्कोर इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ये सिर्फ नीट का ही नहीं बल्कि सिविल सर्विसेज एग्जाम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो ये है सेट 1 ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मैंने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उनका एमसीक्यू फॉर्म में तैयार कर लिया है। तो चलिए सीरीज का सेट 1 डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज www.mylegalcode.com। किसी भी कंफ्यूजन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 9990544440 पर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, सीक्वेंस ऑफ ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। यानी कि जब डीकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत तरह की स्टेजेस आती हैं, जिसमें से एक ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन भी है। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन का सीक्वेंस आपको ऑप्शन में दे रखा है, आपको सही ऑप्शन इसमें से ढूंढना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता देती हूं कि आपकी 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक में चैप्टर 14 इकोसिस्टम पेज नंबर 243 पे टॉपिक दे रखा है डीकम्पोजिशन। वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन 13 चैप्टर में डाला है क्योंकि 13 चैप्टर में इसका हल्का सा ब्रीफ दे रखा है। आप सबने ऑप्शन देख लिए होंगे, मैं इसका आपको आंसर बताती हूँ। ऑप्शन ए इसका आंसर है। सीक्वेंस है डेड ऑर्गेनिक मैटर, देन लिटर, देन डस्ट, देन ह्यूमस एंड देन फाइनल मिनरल्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बायोम इज। बायोम क्या है? तो मैं बता दूं कि बायोम इज अ मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत बड़ी इकोलॉजिकल कम्युनिटी है ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म होता है फ्लोरा एंड फौना, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो इस कम्युनिटी में आते हैं। और ये एक्सटेंड होती है, फैली होती है लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पर। इसकी खासियत ये होती है कि एक डोमिनेंट टाइप का वेजिटेशन इस पे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पीपल का पेड़ है, वो ज्यादा मात्रा में हो और ज्यादा फैला हो। तो क्वेश्चन है बायोम इज। आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, इसका आंसर है ए सम ऑफ इकोसिस्टम इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। थर्ड क्वेश्चन इज which of the following is not a reason behind population growth decline as population size approaches the carrying capacity। सबसे पहले जानते हैं कैरिंग कैपेसिटी होती क्या है। कैरिंग कैपेसिटी इज अ मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज कितना सपोर्ट कर सकता है, कितना बियर कर सकता है, यानी कि उसकी कितनी लिमिट है उस चीज को सहने की। हमारा क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन के रीजन क्या नहीं है जब पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। नीट ये खास तौर पर मैनिपुलेटिव क्वेश्चन डालते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो और आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर दें। मैंने भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही गलत कर दिए थे। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए क्लाइमेट बिकम अनफेवरेबल, ऑप्शन बी कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज इंक्रीजेज, यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। ऑप्शन सी प्रिडेशन रेट इंक्रीजेज, ऑप्शन डी डिजीज रेट इंक्रीजेज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रीजन नहीं है, इसका आंसर है ए क्लाइमेट बिकम्स अनफेवरेबल। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाता है और कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाता है तो ऑप्शन बी, सी, डी पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन के रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज population cannot grow indefinitely, the ultimate size of any population is limited by। क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या लिमिटलेस नहीं है, यानी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए एक फैक्टर होता है, उसकी लिमिट करने के लिए एक फैक्टर होता है। आपको ऑप्शन में चुनना है कि वो फैक्टर क्या है। अगर आपने ऑप्शन देख लिए हैं तो इसका आंसर
आंसर अगेन ए है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स एनवायरमेंट। Fifth question is, which of the following type of interactions occur in predation and parasitism? आपके 12th NCERT बायोलॉजी में 232 पेज नंबर पर एक टॉपिक दे रखा है पॉपुलेशन एंड इंटरैक्शंस। इसमें आपकी एक टेबल है 13.1 पॉपुलेशन इंटरैक्शन। उसमें आपको 6 तरह के इंटरैक्शन के बारे में बता रखा है और उसका एग्जाम्पल्स पूरी एनसीईआरटीज में आपको दे रखा है। आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये नीट का फेवरेट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपके 6 तरह के इंटरैक्शंस हैं, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। मान लीजिए हमारे पास 2 स्पीशीज है, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी। म्यूचुअलिज्म के इंटरैक्शन में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होगा। कंपटीशन में जैसे कि नाम से क्लियर है दोनों को लॉस होगा। प्रीडेशन में एक को बेनिफिट होगा, एक का लॉस होगा। पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को लॉस होगा। कॉमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होगा लेकिन दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फाइनली एमेंसलिज्म में एक स्पीशीज का लॉस होगा लेकिन दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म की इंटरैक्शन सेम है आपस में लेकिन इनकी एग्जांपल्स बहुत डिफर है। पैरासिटिज्म में एक्टोपैरासिटिज्म, एंडोपैरासिटिज्म और ब्रूड पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल भी आपको देखने हैं। तो क्वेश्चन में आपसे प्रीडेशन और पैरासिटिज्म के इंटरैक्शन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें एक स्पीशीज बेनिफिट होगी और दूसरी का हार्म होगा। Next question is, organism occupying similar ecological niche but different geographical areas of distribution are called as। यानी ऑर्गेनिज्म एक ही तरह का इकोलॉजिकल निचे ऑक्यूपाई करता है, उसमें आके रहता है लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया उसका अलग होता है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं। उससे पहले इकोलॉजिकल निशे के बारे में जानते हैं। इकोलॉजिकल निशे इज द वे इन विच एन ऑर्गेनिज्म फिट्स इनटू इकोलॉजिकल कम्युनिटी और इकोसिस्टम, यानी कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी और इकोसिस्टम में अपने आप को फिट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जब कभी नई जगह पर जाते हैं तो अपने आप को वहां पर कैसे फिट करते हैं, कैसे वहां की चीजों को सीखते हैं, अपने आप को वैसे इंटरेक्शन में लाते हैं। दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निशे। हम अब ऑप्शंस को देखते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते क्या है। ऑप्शन ए इज एच स्पीशीज, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस, ऑप्शन सी इकोलाइंस एंड ऑप्शन डी इन इक्विलाइंस। आंसर इज ऑप्शन बी इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। इस सिचुएशन को हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आउल एंड कैट, रैबिट एंड रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज। आपको ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया है ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या रिप्रेजेंट करती है। तो आपको 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पेज नंबर 230 पर एक फिगर दे रखी है 13.5। वो ग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है और इस तरह के क्वेश्चन इन्हीं ग्राफ से आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज, ऑप्शंस आर हैज एन एस शेप कर्व, बी इज करंटली इन अ लॉजिस्टिक फेज, C is currently exponential and D has reached carrying capacity. Answer is option C is currently exponential. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिस्क्राइब करती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ह्यूमन का, यानी कि हमारी पॉपुलेशन अब अनलिमिटेड फैल चुकी है, एक्सप्लोर हो चुकी है। 8th question is Casuarina equisetifolia is a, options are mesophytes, option B xerophyte, option C helophyte, option D forest epiphyte। इन सारे ऑप्शन में से कैसोरिना इक्विसेटिफोलिया क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं मीजोफाइट क्या होता है। मीजोफाइट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि ये जमीन पे उगने वाला प्लांट है। नॉट सो ड्राई, नॉट सो वेट, ना ही ये ज्यादा गीला रहता है ना ही ये ज्यादा सूखा रहता है, ये मॉडरेट से एनवायरनमेंट में रहता है। नेक्स्ट इज जीरोफाइट। जीरोफाइट जो होता है वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहां पर पानी की कमी हो, जैसे कि डेजर्ट वगैरह में। हेलोफाइट, जब भी बायोलॉजी में किसी वर्ड के आगे हेलो लगता है तो उसका मतलब होता है सैलिनिटी। अब नाम से क्लियर है, हेलोफाइट इज अ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट और ये ग्रो करता है सॉल्टी सॉइल में और सॉल्टी वाटर में। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एपीफाइट, इसको हम एयर प्लांट भी बोलते हैं और ये प्लांट के सरफेस पे ग्रो करता है और उनसे मॉइस्चर को ड्राइव करता है। सो कैसोरिना इक्विसेटिफोलिया इज अ ज़ेरोफाइट। ऑप्शन बी इसका आंसर है। Casuarina equisetifolia, it is a non-succulent xerophyte. It can withstand atmospheric as well as soil draft.
नॉन सक्यूलेंट प्लांट का मतलब होता है वो प्लांट जिनकी रूट काफी एक्सटेंसिव हो, यानी काफी फैली हुई हो, डीपली पेनिट्रेट करती हो सॉइल के अंदर। 9th क्वेश्चन इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एब्रीविएशन में हम इसे बोलते हैं पार, इज ऑप्शंस आर ए 5% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ऑप्शन बी 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ऑप्शन सी 0.5% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन और ऑप्शन डी 99% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। यानी सन से निकल रही इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन दैट इज पार कितना परसेंट है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, लेस देन 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। आई रिपीट, लेस देन 50% है ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। प्लांट जो है वो कैप्चर करते हैं 2 से 10% ऑफ पार। 10th question is, in an age pyramid, the number of individuals of reproductive age is lesser than pre-reproductive but higher than post-reproductive ones. The population is, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम पर, ये एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें 3 फेज होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसमें 3 एज पिरामिड है। फर्स्ट इज एक्सपेंडिंग, जिसे हम ग्रोइंग भी बोल सकते हैं, सेकंड इज स्टेबल एंड थर्ड इज डिक्लाइन। इस टॉपिक से जनरली नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन में ये सिचुएशन दी गई है कि इसमें से कौन सा एज पिरामिड रिप्रेजेंट हो रहा है। आंसर इज ए। 11th क्वेश्चन इज बेल शेप्ड पॉलीगोनल पिरामिड इंडिकेट्स। ये 10th क्वेश्चन में दिए गए डायग्राम एज पिरामिड पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेल शेप पॉलीगोनल पिरामिड इंडिकेट इसमें से क्या करता है, मैं ये बता दूं कि जो आपका एज पिरामिड बीच वाला स्टेबल वाला है उसी को बेल शेप पॉलीगोनल पिरामिड कहते हैं। सो ऑप्शंस आर हाई परसेंट ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी मॉडरेट परसेंट ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, option C low percent of young individuals and option D low percent of old individual. So answer is B, moderate percent of young individual. Bell shaped polygonal pyramid indicate करता है moderate percent of young individual. Next question is, the given examples are associated with which type of adaptation? आपको कंडीशन दे रखी है और ऑप्शन दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ये कंडीशन इसमें से किस ऑप्शन पे फिट होती है। सबसे पहले जानते हैं एडेप्टेशन है क्या। एडेप्टेशन एक अनफेवरेबल कंडीशन है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, एडेप्ट करते हैं आपको ऐसे कि उस अनफेवरेबल कंडीशन से वो बच सके, ऐसे अपने आप को टैकल करते हैं कि उनको हार्म ना हो सके। तो आपको कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन इज बास्किंग बाय डेजर्ट लिजर्ड इन सन, सेकंड कंडीशन हाइडिंग इन ब्यूरोज बाय सम एनिमल्स, थर्ड वेयरिंग ऑफ विलन क्लोथ्स, फोर्थ थर्मल ग्रैपिंग। ऑप्शंस आर स्कैंसोरियल एडेप्टेशन, बी कर्सोरियल एडेप्टेशन, सी बायोकेमिकल एडेप्टेशन, डी बिहेवियर एडेप्टेशन। तो ये सारी सिचुएशन बिहेवियर एडेप्टेशन को रिप्रेजेंट करती है। बिहेवियरल एडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज अपने पैटर्न को और अपने एक्शन को चेंज करते हैं कि उस एनवायरनमेंट में फिट हो सके, अनफेवरेबल कंडीशन से बच सके। क्वेश्चन 13, ड्यूरिंग सक्सेशन इनहिबिशन इज, आपको बताना है सक्सेशन के दौरान इनहिबिशन क्या करता है। फर्स्ट, सक्सेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पीशीज चेंज करती है अपना स्ट्रक्चर एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में, और ये स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। तो सक्सेशन के दौरान इनहिबिशन का क्या रोल है? ऑप्शंस आर ए में प्रिवेंट द अचीवमेंट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ऑप्शन बी इज एविडेंस फॉर द इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ सक्सेशन, ऑप्शन सी में इंटरफेयर विद द सक्सेसफुल कोलोनाइजेशन ऑफ अदर स्पीशीज, ऑप्शन डी में इन्वॉल्व चेंजेस इन सॉइल पीएच और accelerate accumulation of humus. Option C is the right answer. 14th question is, what is competitive exclusion? Option A, the evolution of traits that reduce niche overlap and competition. Option B, interactions that allow species to occupy their fundamental niche. Option C, the degree to which the niche of two species overlap. And option D, the claim that species with the same niche cannot coexist. मैंने आपको बता दिया है निशे क्या होता है, अ वे इन विच ऑर्गेनिज्म फिट इटसेल्फ इन इकोसिस्टम। आंसर इज डी, द क्लेम दैट स्पीशीज विद द सेम निशे कैन नॉट को एग्जिस्ट। यानी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में कॉम्पिटिशन होगा तो दो सेम निशेज आपस में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। क्वेश्चन 15, संकर स्टोमेटा कैन बी सीन इन,
मैंने आपको 13 चैप्टर में एडेप्टेशन टॉपिक से बोला था कि सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना। उसी में से एक एग्जाम्पल संकन स्टोमेटा का है जो प्लांट शो करता है। क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस में कौन सा प्लांट संकन स्टोमेटा टाइप ऑफ एडेप्टेशन शो करता है आपको बताना है। ऑप्शंस आर ए हाइड्रिला, ऑप्शन बी न्यूम्फिया, ऑप्शन सी एकेशिया एंड ऑप्शन डी राइजोफोरा। आंसर इज ऑप्शन सी एकेशिया। ये था हमारा आज का टॉपिक सेट 1 ऑफ चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन फ्रॉम टॉपिक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। मैं सेट 2 जल्दी ही अपलोड करूंगी, तब तक आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.mylegalcode.com। फॉर एनी कंफ्यूजन व्हाट्सएप अस ऑन नंबर 9990544440 पर। थैंक्स टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। स्टे ट्यून्ड विद माय लीगल कोड। गुड लक।